हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए बहुत अच्छे तरीके से, मैपिंग के साथ, फुल चारों ऑप्शन की फुल डिटेलिंग के साथ और न्यूनतम समय में उसको कवर कराया गया है। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास कराई गई है और उसके पहले भी हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के और 7 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपलोड कर दिए हैं दोस्तों आरओ के रिगार्डिंग। और दोस्तों जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसमें वो आने वाले अपकमिंग किसी भी एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन ही इसी प्रकार से किया गया है कि आने वाला चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का, एसएससी जीडी का या पुलिस कांस्टेबल किसी भी तरीके का वनडे एग्जाम हो, उसमें सारे के सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। तो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो तो आप सभी लोगों के लिए मस्ट है देखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप उसी के ओरिएंटेड देख सकते हैं जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ध्येय आईएएस के 20 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जीएस का ये जो इतिहास का सेक्शन है उसका प्रैक्टिस सेट है जीएस वर्ल्ड का। इसमें पूरा का पूरा इतिहास लगभग कवर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लेन करके चलते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफी आसान है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दोस्तों इसकी प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होगा इसका, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का एक अंगुत्तर निकाय होता है, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का भगवती सूत्र होता है। उसमें ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। काशी, कौशल, अंगमगध, वज्जिमल्ल, चेदिवत्स, पूर्व पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद इन भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। और इसका आंसर जो होगा एकोत्तरागम होगा। ये एकोत्तरागम को ही दोस्तों अंगुत्तर निकाय कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? अंगुत्तर निकाय। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और ये जो खुद्दक निकाय है दोस्तों, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो उसी प्रकार से ये खुद्दक निकाय में भी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं। और जो मध्यम निकाय है ना, मां से मध्यम हो गया, मां से महावीर हो गया और मां से मिलन हो गया। अब किसका मिलन? बुद्ध और महावीर के मिलन का वर्णन किया गया है इसमें मध्यम निकाय में दोस्तों, ठीक है। और ये जो संयुक्त निकाय है, इसमें अब लोगों के पारिवारिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से लोग अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करें, उस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे मध्यकाल में खोजा गया, गलत बात है, इसे आधुनिक काल में खोजा गया था और यह प्राचीन काल में निर्मित था। दूसरा है, सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्म चक्र है। बहुत सही स्टेटमेंट है ये, तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा और सही विकल्प पूछा है। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ना, ये किसको संदर्भित करता है, किसके प्रतीक रूप में है? ये जो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ना, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। और यही सारनाथ का सिंह स्तंभ इसी धर्म चक्र प्रवर्तन को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था प्राचीन काल में, तो ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं। वात्स्यायन हम लोग पढ़ते होंगे, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ये दोनों गायब हो गए। विल्हड़ दोस्तों चौर पंचाशिक लिखते हैं। अगर ये थोड़ा सा कठिन लगता है तो हम जयदेव के गीत गोविंद से मिला सकते हैं और भर्तृहरि का नीति शतक हो जाता है, ठीक है। तो पहले का दूसरा हो जाता है और चौथे का चौथा हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, शहर और युग बताना है, ये शहर किस युग को संदर्भित करते हैं। कोट दीजी आरंभिक हड़प्पा युग का है, ये भी सही है। और कोट दीजी और आमरी दोस्तों दोनों एक ही है। कोट दीजी और आमरी दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं और दोनों आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के संकेतक हैं। और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का मतलब, जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो बड़े बड़े विशाल विशाल क्षेत्रों में जो है बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े घर का निर्माण किया जाता था, ग्रामीण टाइप का व्यवस्था थी, ठीक है। और कालीबंगा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े शहरों का विकास होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और लोथल दोस्तों उत्तर हड़प्पा, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, उत्तर हड़प्पा का संकेत देता है। यहां से जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन की शुरुआत दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ये सुमेलित हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक।
5वां क्वेश्चन है, पुराणों में किस वंश के शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भृत्य शब्द है ना, हम लोग देखते होंगे आरो आरो का जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे तो इसमें ईश्वर लिखा है, तो ईश्वर का विलोम होता है भृत्य, ठीक है। ईश्वर का विलोम भृत्य, भृत्य का मतलब नौकर होता है, दास होता है, ठीक है, ये देखना है। तो पुराणों में किस वंश को कहा गया है? तो सातवाहनों को कहा गया है। और हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में जैसे सबसे पहले मतलब भारत में शुंग आए, शुंग शुंग आए नहीं कहीं से, भारत के ही ये राजवंश थे। शुंग के बाद कण्व थे, कण्व के बाद सातवाहन, ठीक है, ये हम लोग एक क्रम देखते हैं, शुंग कण्व सातवाहन। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या की थी किसने? शिमुक ने की थी, ठीक है। शिमुक सुशर्मा की हत्या करके कर्ण वंश का जो आखिरी राजा था कौन था? सुशर्मा। उसकी हत्या कौन करता है? सिमुक करता है, और सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना करी थी दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, जो सातवाहन थे इनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आहत सिक्कों को ही साहित्य में कारशापण, पुराण, धरण, शतमान कहा गया है। सही स्टेटमेंट है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया, यह भी सही स्टेटमेंट है। और सही विकल्प पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हम लोग दोस्तों हिंद यवन शासकों का देखते हैं, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ना ये क्रम शुंग कर्ण सातवाहन, ऐसे ही भारत में विदेशियों के आने का क्रम हम देखते हैं। तो जो विदेशियों के आने का क्रम है वो हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी, फिर शक है, फिर पहलव है, और उसके बाद कुषाण आते हैं। ये क्रम हमको ध्यान रखना है, ठीक। और ये जो हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी का सबसे पहले उल्लेख हम लोगों को मिलता है 190 ईसा पूर्व। 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस आता है। कौन आता है? डेमेट्रियस आता है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करता है हिंद यूनानी शासकों में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मीनांडर आता है। मीनांडर का नागसेन बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके साथ वार्तालाप होता है। मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, उसको मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसी से प्रभावित होकर के मीनांडर जो होते हैं वो बौद्ध धर्म को धारण कर लेते हैं, और यहीं से हमको जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन भी दिखाई देता है, और उन्हीं सिक्कों पर जो है लेख लिखवाने का कार्य भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारी चीजें देखनी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक कला होती है। हेलेनिस्टिक कला में ये हमको इसका प्रभाव हमको गांधार क्षेत्र में भी दिखाई देता है। और यहां से एक शब्द आया था यवनिका। यवनिका का मतलब होता है ना पर्दा, हम लोग नाटक नौटंकी में देखते हैं ना पर्दा गिर जाता है, तो यवनिका वहीं से लिया गया है शब्द, ठीक है। 7th है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात किस नदी के किनारे पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 8th है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरंभिक स्तूप कला के संबंध में सत्य है? तो इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। आरंभिक स्तूप कला, ये सही स्टेटमेंट है। विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जब प्रतीक का उपयोग किया जाएगा ना, प्रतीक का मतलब चिन्ह के रूप में हम किसी संकेत को दर्शा रहे हैं, और जब संकेत के रूप में किसी को दर्शाते हैं तो विवरण नहीं होता है, विवरण होगा ही नहीं। विवरणात्मक कथाएं चित्रात्मक कथाओं की विशेषता थी, चित्रात्मक शैली की विशेषता थी, चित्रात्मक रूप से विवरण किया जाता था उसका, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और प्रतीकों के रूप में हम देखते हैं जैसे कमल और वृषभ, सांड, तो क्या होता है कमल और वृषभ क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कहते हैं ना कि कमल खिला तो बुद्ध का जन्म हो गया। और घोड़ा, घोड़े पर बैठकर घर त्याग दिया, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? पीपल, पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक होता है। फिर उसके बाद आता है स्तूप, स्तूप मृत्यु का प्रतीक होता है। और एक हाथी भी आता है बौद्ध धर्म में। हाथी किसका प्रतीक है? जब गौतम बुद्ध की मां गर्भ धारण करती हैं तो वो गर्भ धारण का प्रतीक होता है हाथी, और हाथी मानसिक दृढ़ता का भी प्रतीक होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा कौन सा सत्य है? तो केवल एक इसका सत्य हो जाएगा, ठीक। 9th क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति, आहार या बनास संस्कृति खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये मेवाड़ के क्षेत्र में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो मेवाड़ क्षेत्र हम लोगों को ध्यान देना है, ये है मेवाड़ क्षेत्र, ये है मेवाड़ क्षेत्र। यहीं से बनास नदी ऐसे जाती है, तो बनास नदी के ही किनारे ये मेवाड़ क्षेत्र यहीं पर फलता फूलता है, और यहीं पर ये संस्कृति मेवाड़ संस्कृति के नाम से जानी भी जाती है, बनास संस्कृति या मेवाड़ संस्कृति, ठीक है।
10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अथर्ववेद से इंद्र का वर्णन, इंद्र है ये, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया जाता है। गलत लिखा हुआ है, इंद्र का वर्णन हमको ऋग्वेद में मिलता है कि नहीं? इंद्र का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और पिछले टेस्ट सीरीज में लगा चुके हैं। अथर्ववेद में सबसे पहले काशी का वर्णन सबसे पहले हमको कहां से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, ये हो गया। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक या पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेदांग क्या होते थे? वेदांग वेदों को पढ़ने और समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उनको वेदांग कहा जाता था। और वेदांगों की संख्या 6 है और इन वेदांगों का वर्णन हमको अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण, उसमें हमको इनका वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, और ये 6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ये 6 हैं, 6 वेदांग कहे जाते हैं। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। इसका तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां है, निम्नलिखित में से युग्म सही बताना है। अंग की राजधानी चंपा थी, सही स्टेटमेंट है। कौशल की अहिचित्र नहीं थी, कौशल की दोस्तों श्रावस्ती थी। इसी कौशल में, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और सबसे पहला ऋषिपत्तनम सारनाथ में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, तो सही है। पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये है, ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, महाजनपदों की राजधानी है। काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, वासे वज्जी वासे वैशाली इसकी राजधानी हो जाती है। मल्ल की कुशीनगर या पावापुरी या कुशीनारा या पावा है, जो इस समय कुशीनगर में है। ठीक है, चेदी सुक्तिमती या बुंदेलखंड में आता था ये। वत्स की कौशाम्बी है, पुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिचित्र, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन मथुरा राजधानी है, अश्मक की पैठन है, अवंत की उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, कंबोज की राजपुर या हाटक है। दोस्तों 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद मिलते हैं, जिसमें से ये काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और ये शूरसेन हो गया। ठीक है, ये 8 महाजनपद हमको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। बलूचिस्तान मेहरगढ़ में है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में महागारा है, ये भी सही है। असम में सारू तारू है, ये भी सही है। और आंध्र प्रदेश में पिकली हल है, ये भी सही है। तो इसका चारों एक दूसरे से मैचिंग है। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिरों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एकाम्बरनाथ ये भी हुआ था, चिदम्बरम ये भी हुआ था और वरदराज ये भी हुआ था दोस्तों। तो इसका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14th क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख 9 पाषाणिक स्थल टेक्कल कोटा। टेक्कल कोटा का संबंध किस राज्य से? तो टेक्कल कोटा का संबंध कर्नाटक राज्य से। हमको इसमें देखना है, टेक्कल कोटा से तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। ठीक है, और हमको ये देखना है पत्थर का चौकोर मकान मिलता है, पत्थर का जो चौकोर मकान मिलता है। ठीक है, और हमको सोने की बाली मिलती है। ठीक है, सोने की बाली कानों में जो पहनी जाती है। ठीक है, बाली जो कानों में पहनी जाती है वो सोने की बाली मिलती है टेक्कल कोटा से, जो कि कर्नाटक से हमको प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 पाषाणिक स्थल है टेक्कल कोटा, कर्नाटक से। वहां से तांबे की कुल्हाड़ी, कानों में सोने की बाली और पत्थर के चौकोर मकान हमको देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी, सही स्टेटमेंट है। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया, ये भी सही है। और प्रथम नगरीय क्रांति इसको कहा है गार्डन चाइल्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। यहां से वृषभ की आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल सनौली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सनौली स्थित है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का, ये है हड़प्पा सभ्यता स्थल। ये मांड है दोस्तों, सबसे उत्तरी स्थल मांड चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये
गोदावरी नदी के किनारे है और सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है ये दाश्क नदी के किनारे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और यहीं पर आ जाता है बागपत और इसी बागपत में यमुना नदी के किनारे सनौली स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही। हालांकि सबसे पूर्वी स्थल कौन है, आलमगीरपुर है सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, लेकिन सनौली भी उत्तर प्रदेश का एक स्थल है। ठीक, 17वां क्वेश्चन है पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से संबंधित है, तो पंडित भीमसेन किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, 18th है निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं, बताना है कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। हम लोग दोस्तों देखते हैं वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल माना जाता है और इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है 1500 से 1000 हो गया। अब ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना। और इसी 1000 के ही आसपास हमको लोहे की खोज प्राप्त होती है। तो इस सभ्यता को लोहे का ज्ञान था, तो कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान था। यह नगरी एवं व्यवसाय प्रधान थी जहां गाय की अपेक्षा वृषभ को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ पर गाय की अपेक्षा वृषभ नहीं, गाय को ज्यादा महत्व दिया गया था क्योंकि गाय वहां के जीवन का मुख्य आधार थी, गाय वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। ठीक है, गाय के लिए वहां यज्ञ होते थे, गाय के लिए वहां युद्ध होते थे, है कि नहीं। गाय जीविकोपार्जन के लिए प्रमुख साधन थी वहां पर। ठीक है, इसीलिए वहां से गाय को माता के रूप में माना जाने लगा। तीसरा स्टेटमेंट है इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा एवं योग का प्रचलन का अभाव दिखता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। इस काल में इन सब चीजों का अभाव दिखता है और लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का हमको हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, तो यही इसका पूछ रहा है आंसर। ठीक है, 19वां है किसने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सैंधो सभ्यता का पतन हुआ। तो सैंधो सभ्यता, ये लाजवर्द क्या था, ये लाजवर्द बहुमूल्य पत्थर होता था, तो रत्न होता था, तो ये शिरीन रत्नागर ने बोला था। ठीक है, शिरीन रत्नागर ने क्या बोला कि मेसोपोटामिया के साथ जो लाजवर्द से जुड़े व्यापार था वही उसके पतन का मुख्य कारण था। और इसके बाद एक चीज हम लोग देखते हैं, चाइल्ड और व्हीलर ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था वो आर्यों का आक्रमण था। और जो दयाराम साहनी है उन्होंने बताया कि रावी नदी में बाढ़ आ गई थी, इसलिए रावी नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। और स्टाइल आते हैं, इन्होंने बताया कि स्टाइन आते हैं, जलवायु परिवर्तन जो है हड़प्पा सभ्यता की पतन का मुख्य कारण था। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है अगर नहीं पता है तो। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आ जाता है द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, भारत में ताम्र कांस्य युगीन की पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डीपी अग्रवाल ने इसकी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कायथा संस्कृत को सैंधो संस्कृति के समकालीन माना जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। कायथा संस्कृत जो है सैंधो संस्कृत की समकालीन स्थल है। ठीक है, और दूसरा है प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंद से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो दोनों हो जाएगा, दोनों इनमें से कोई नहीं असत्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये जो गिलुंद है ये दोस्तों हमको राजस्थान से प्राप्त होता है और ये बनास नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के तट पर गिलुंद था। और ये जो कायथा संस्कृत है ना, उज्जैन में काली सिंध नदी आती है, वहां पर हमको प्राप्त होता है, उज्जैन में काली सिंध नदी। और बनास संस्कृति कहाँ प्राप्त होती है, मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, बनास संस्कृति देखिए मेवाड़ क्षेत्र में प्राप्त हो रही है और उज्जैन के निकट जो है कायथा संस्कृति प्राप्त हो रही है। और ये दोनों संस्कृतियां सैंधो संस्कृति की समकालीन है, मतलब सैंधो सभ्यता के समकालीन हम लोग देख लिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता हो गया, एक अलग सभ्यता हो गई, और उसी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हम लोग देखते हैं बनास संस्कृति जो कि मेवाड़ क्षेत्र में, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मेवाड़ क्षेत्र में जो कि बनास संस्कृति भी कहलाई जाती है। और उसी के नीचे काली सिंध नदी आती है उज्जैन में, जिसी को हम लोग कायथा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। ठीक, 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वेदों के स्रोतों का संकलन की संज्ञा दी गई, मतलब वेदों का स्रोत किसमें निहित है, तो उसमें हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और इन्हीं ऋचाओं को गाने वाले को, इन्हीं ऋचाओं का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। ठीक है, और जो सामवेद था, सामवेद को जो गाने वाले थे उनको उद्गाता कहा जाता था।
और जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद को गान करने वाले को अथर्व कहा जाता था, और अथर्ववेद का गान करने वाले को ब्राह्मण या ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, किस संस्कृति का हिस्सा है ये विचार करना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता टेराकोटा बैल है, जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक, तो ये बताना है हमको ये कहां से संबंधित है, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। ठीक, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं काला एवं लाल मृदभांड हैं, जिन पर रेखी और सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। तो ये दोस्तों आहार संस्कृति की विशेषता है, आहार संस्कृति या आहार संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आ जाता है, चरैवती शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो चरैवती का उल्लेख हमको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चरैवती का अर्थ होता है बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, ये अर्थ होता है। और ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, ये ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जैसे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो वेदों में यज्ञ और अनुष्ठान की विधियां दी गई हैं, उसको किस प्रकार से संपादित किया जाए, उसको सरल रूप में संपादित करने के लिए, समझाने के लिए लोगों को ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है, नोट कर लीजिए अगर नहीं पता होगा। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण दोस्तों, शतपथ के साथ एक और हम लोग देखते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। ठीक है, किसके हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ये पंचविश के साथ आता है, पंचविश, षडविश, ब्राह्मण, जैमिनी, तांड, ये सब किसके हैं, तांड ये सब पंचविश हैं, ये सब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और एक आता है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है, और अभी ऊपर बता चुके हैं इसी गोपथ ब्राह्मण में वेदांगों की रचना हमको मिलती है। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, नदी और उनके पौराणिक नाम बताने हैं। ठीक है, झेलम वितास्ता है, ये कहते थे। ठीक है, सतलुज को शतुद्री कहते थे, ये भी सही है। चिनाब को दोस्तों अस्किनी कहते थे। ठीक है, ये सही है। और रावी को परुष्णी कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 3, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैखानस एवं शार्कर सामवेद के अन्य नाम है, ये सही बात है। ठीक है, वैखानस और शार्कर सामवेद के नाम है। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा, यह भी सही स्टेटमेंट है। और सामवेद की 3 शाखाएं कौतुम संहिता, राणायनी और जैमिनी संहिता, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है, तो इसका तीनों कथन सत्य हो जाएगा। साम का मतलब होता है गायन। ठीक है, साम का मतलब होता है गायन, और कृष्ण ने अपने आप को वेदों में सामवेद कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और सामवेद को गाने वाले को क्या कहते थे, तो उद्गाता कहते थे। ठीक, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं बताना है। तो न्याय के प्रवर्तक, न्याय ये दर्शन है, हम लोग पता है 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। भारत में टोटल 9 दर्शन है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, सही है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है, और सांख्य के कपिल है। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण, सांख्य के कपिल हैं। और जैमिनी के कौन है, जैमिनी पूर्व मीमांसा के हैं। ठीक है, जैमिनी किसके हैं, पूर्व मीमांसा के। ठीक, ये हो गया। और वैशेषिक के उलूक या कड़ाद है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये हो गए, और योग एक दर्शन आता है, योग के पतंजलि हो गए। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम लोगों को देखना जोड़े भी आते हैं, मतलब कौन से दर्शन किसके पूरक हैं। तो पूर्व मीमांसा के उत्तर मीमांसा है। ठीक है, न्याय का वैशेषिक है, और योग का सांख्य दर्शन पूरक के रूप में आता है। ठीक, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। 6 दर्शन आस्तिक, ये सारे 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। और बचा चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब होता है कि वेदों में विश्वास ना करने वाला नास्तिक और वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक, ऐसे दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं। 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पणि व्यापार के साथ साथ मवेशी की चोरी भी करते थे, और उन्हें आर्यों का शत्रु भी माना जाता था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ए सत्य है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमारे भारत देश में जितनी प्राचीन संस्कृतियों में बुराइयों के रूप में जो फैलना शुरू हुआ, वो उत्तर वैदिक कालीन समय में हमारे समाज में बुराइयां फैलनी शुरू हुई। तो ठीक है,
इसमें महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, मतलब वैदिक काल में था लेकिन उत्तर वैदिक काल में छीन लिया गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा समिति से हिस्सेदारी छीन ली गई। महिलाओं को पठन पाठन का अधिकार था लेकिन महिलाओं को मंत्रों की रचना करने का अधिकार नहीं था, मंत्रों को इजाद करने का अधिकार नहीं था। मतलब वो रचनाकार नहीं हो सकती थी, वो वैज्ञानिक नहीं हो सकती थी, मतलब वो पुरुषों के समकक्ष नहीं आ सकती थी, है कि नहीं। मतलब महिलाओं का दमन यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों, और तमाम प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में फैलने लगती हैं। ठीक, और उत्तर वैदिक काल से ही हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है कि नहीं, कि तुम यहां पर अगर जन्म लिए हो तो तुम इस वर्ग के वर्ण के हो गए, तुम्हारी ये जाति हो गई, तुम्हारी ये जाति हो गई। तो उत्तर वैदिक काल से हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां फैली, उत्तर वैदिक काल से लगभग सारी बुराइयां शुरू हो गई। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इन्हीं बुराइयों को हम लोग जो है क्या कहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा, जब हमको उनको बचाव करना होता है। ये नहीं पता होता है कि उसके पहले की संस्कृति जो थी उसका ये हिस्सा नहीं थी, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरीके से अपने को अपने मन को बहलाते रहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक, जो कि अनभिज्ञता का सूचक है, कम नॉलेज का सूचक है। ठीक है, जागरूकता की कमी का सूचक है। 29 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा विजयनगर में स्थित है। तो विठल स्वामी मंदिर विजयनगर में स्थित है और हजारा राम स्वामी मंदिर दोनों विजयनगर में स्थित है, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चिदम्बरम मंदिर आता है, इसका भी निर्माण, ये विठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, और चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया, और पार्वती मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया, और बरदराज का मंदिर भी कृष्णदेव राय ने निर्माण करवाया, और एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो ये छठों मंदिर जो है कृष्णदेव राय ने निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो साबक मीर ने की थी दोस्तों। ठीक है, यहां से हम लोग ये देख लेते हैं, साबक मीर, ये जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, और 250 ईसा पूर्व में जब अशोक का शासनकाल होता है तो उसमें तृतीय बौद्ध संगीति होती है, और प्रथम शताब्दी मतलब 78 ईस्वी में मान सकते हैं, जब कनिष्क का शासनकाल होता है 78 ईस्वी में ही कनिष्क क्या करता है, शक संवत की स्थापना करता है। तो उसी समय हम मान सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और बहुत आसान है याद करना, जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक मैम पढ़ाती थी, उन्होंने इसका शासन जो किनके शासनकाल में हुआ तो उसका बहुत बढ़िया बता दिया। कहा कि आजा काला शोक वरना कनिष्क बहुत मारेगा, या वरना कनिष्क बहुत सताएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक ही बार में याद हो गया, और मैम ने बताया था तो एक ही बार में याद हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया आजा काला शोक, मतलब अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क हो गया। ठीक है, ये हो गया। और देखिए अजात शत्रु के समय में राजधानी क्या थी, राजगृह थी, तो राजगृह में ही होना लाजमी है। काला शोक वैशाली हो गया, काला शोक के शासनकाल में वैशाली थी, मतलब वैशाली में हुआ था। ठीक है, और पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक और स्थल बन गया था, तो पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। और कनिष्क कहां से आया था, मध्य एशिया से आया था, तो कुंडलवन कश्मीर में ही होना लाजमी है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं याद करना, रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे याद हो जाएगा। ठीक है, और पहले के थे अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप थे, और कालाशोक में साबक मीर थे अध्यक्ष, अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिस्स, है कि नहीं, ये हो गए, और वसुमित्र थे कनिष्क के समय में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महायान शाखा से संबंधित है। इसमें साहित्य संस्कृति भाषा में है, सही स्टेटमेंट है। मूर्ति पूजा तथा भक्त में विश्वास नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट, क्योंकि इनको मूर्ति पूजा और भक्त में विश्वास था, इसीलिए महायान शाखा के धर्मावलंबियों ने गौतम बुद्ध को भगवान का रूप माना। और भगवान के रूप, तो भगवान को जो मानते होंगे वो तो मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे और भक्त में विश्वास करेंगे, है कि नहीं, वो प्रतीकों में विश्वास नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग प्रतीक पढ़ चुके हैं ना, कि हाथी गर्भ धारण का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है कि नहीं, और जो है कमल और सांड जन्म का प्रतीक है, ये सब गौतम बुद्ध के प्रतीक है कि नहीं। तो हीनयान शाखा के लोग ये मानते थे प्रतीकों को, और महायान शाखा के लोग प्रतीक नहीं, महायान शाखा के मूर्ति पूजा और भक्त में विश्वास करते थे, वो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है, गलत बात है, महायान शाखा वाले बुद्ध को महापुरुष नहीं भगवान मानते थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सा सही विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल एक इसका सही हो जाएगा। ठीक,
32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारण से संबंधित है? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ हो गया था, सही बात है, इसीलिए बौद्ध धर्म का पतन भी धीरे धीरे हो गया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर जाना, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बौद्ध विहारों में कुरीतियों का फैलना, ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब उपयुक्त सभी हो गया। इसीलिए बौद्ध धर्म में बहुत कुरीतियां फैल गई थी, मतलब बाद में महिलाएं भी संघ में प्रवेश करने लगी थी, है कि नहीं। गौतम बुद्ध ने चूंकि महिलाओं को प्रवेश करने से मना किया था, वो इसीलिए मना किए थे क्योंकि उनको पता था कि जैसे आज के बाबाओं की मनोवृत्ति है ना, ऐसे तब के भी बाबाओं की मनोवृत्ति रही होगी, है कि नहीं, कोई अंतर तो रहा नहीं होगा। इसीलिए जैसे जैसे मंदिरों में देवदासी प्रथा शुरू हो गई थी, अनेक महिलाओं के खिलाफ जो है मंदिरों में ही भ्रष्टाचार होने लगा, कुरीतियां होने लगी, अत्याचार होने लगा, गलत व्यवहार होने लगा। तो इन सब चीजों से गौतम बुद्ध अवगत थे, उनको पता था ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये एक कारण ये भी था गौतम बुद्ध का कि उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने से मना किया था। ठीक है, तो ये भी कारण था। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सारे कारण हो जाएंगे। ठीक है, 33 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीत का आयोजन हुआ था? तो जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में भी हुआ था और वल्लभी में भी हुआ था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई थी और वल्लभी में दूसरी जैन संगीत हुई थी। तो पाटलिपुत्र में जो हुई थी वो हुई थी करीब करीब 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और जब इसके कौन थे, स्थूलभद्र थे, ये लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और दूसरी हुई थी ये 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके जो थे वो क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। ये हो गए। अब 34वां क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं उनका दामाद जामाली था। सही बात है ये, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए, गलत है, उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल 2 इसका असत्य हो जाएगा। ठीक। 35वां है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, उसको जस्टिन ने बताया था। ठीक है, ये सभी लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। एंड्रोकोटस, ए से एंड्रोकोटस और ए से एरियन, ये भी सही है। सेंड्रोकोपट्स जो फिलार्कस ने बताया था, ये भी सही है। और वृषल मुद्रा राक्षस, ये भी बताया था, ये भी सही, आप लोगों को ये पता होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 36 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। अशोक के अभिलेख केवल खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में है, ये गलत बात है। केवल खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में नहीं है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, यूनानी और अरमाइक लिपि है। ठीक है, और इनकी भाषा प्राकृतिक है। ठीक है, ये ध्यान देना है। शहबाजगढ़ी शिलालेख, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। शहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित पाकिस्तान में है, सही है। शहबाजगढ़ी और मानसहरा दोनों अभिलेख कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्टि मतलब जुती हुई और अकृष्ट मतलब बिना जुती हुई तथा स्थल मतलब ऊंची भूमि का उल्लेख किया, सही है। कृष्ट का मतलब खेती करने योग्य, कृष्ट हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, कृष्ट मतलब खेती करने योग्य। तो खेती करने योग्य कौन सी भूमि की, जिसमें जुताई हो सकती होगी। तो कृष्ट मतलब जुती हुई भूमि, अकृष्ट मतलब ना जुती हुई भूमि। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या कह रहा है कि असत्य कथन बताना है, तो केवल 1 असत्य हो जाएगा। ठीक है। और इनसे संबंधित हम अशोक से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। अशोक के नाम का उल्लेख 4 जगह से मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन। ठीक है, ये हमको मिलता है। और मास्की से हमको मिलता है कि देव नाम प्रियदस से, है कि नहीं, मास्की से हमको मिलता है। और एक कंगन हल्ली स्थल आता है, कंगन हल्ली से हमको मिलता है राण्यो अशोक। ठीक है, राण्यो अशोक हमको कंगन हल्ली से मिलता है। और एक भाबरू अभिलेख आता है, भाबरू से हमको मिलता है कि इन भाबरू में इन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया। इसने अशोक ने भाबरू अभिलेख जो विराटनगर राजस्थान में है, इन्होंने स्वयं को क्या बताया, मगध का राजा बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। 37 है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुषाण शक्ति का जो संस्थापक था वो कुजुल कदफिसेस था। कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो विम कदफिसेस था। और कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देनी है। और सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने ही चलवाए थे। और कुषाण के जो सबसे प्रतापी राजा था वो कनिष्क था। और कनिष्क के ही शासनकाल में जो एक चरक नामक विद्वान था, वो चरक संहिता लिखा था। ठीक है, और कुषाण ने ही जो है, कनिष्क ने ही जो है 78 ईस्वी में शकों को हराकर शक संवत की स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 38 है, शक राजा रुद्रदामन प्रथम का संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले टेस्ट सीरीज में। ठीक है,
तो इस संस्कृत भाषा का संरक्षण करता है, ठीक है, क्योंकि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में, वो संस्कृत भाषा का लिखा हुआ प्रथम अभिलेख है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण करता नहीं, इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, मरम्मत कराई थी, जीर्णोद्धार कराया था, ठीक। ये हो गया जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, इसमें उपयुक्त सभी आंसर दिया गया है, जो कि गलत होगा। पहला और तीसरा सही है। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो मौर्य वंश ने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। 39 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित बताना। ये भी हम लोग पहले की क्लास में कर चुके हैं। महाबलाधिकृत मतलब महाबलशाली होता था, तो वो सेनापति होता था दोस्तों, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और संधि विग्राहक होता था, वो युद्ध तथा संधियों के विषय में संधि विग्राहक है, ठीक है। तो युद्ध और संधि के विषय में संबंधित था वो, तो ये सही हो जाएगा। केवल 2 इसका सही होगा। और महाप्रतिहार जो होता था वो राजप्रसाद, जो राजमहल होते थे उनकी रक्षा करने के लिए होता था, ठीक है, राजमहलों की रक्षा करने के लिए। और पुलिस विभाग जो होता था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, महादंड पाशिक, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, महादंड पाशिक। ये सब जो है, ये सब गुप्त काल से संबंधित विभाग और अधिकारी हैं, ठीक है। ये महादंड पाशिक होता था पुलिस विभाग। इसको बताए थे, पा से पुलिस, पा से पाशिक, पा से पिशाच, पिशाच को पकड़ने का पुलिस, तो महादंड पाशिक, ठीक है, ये हो गया। और महादंड नायक, महादंड नायक न्यायाधीश होता था, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है, यहां से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाता 40, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल था। तो कालिदास भी 9 रत्नों में शामिल थे और अमर सिंह भी 9 रत्नों में शामिल थे, तो दोनों 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न में से जैसे धन्वंतरी आ जाते हैं, वाराह मिहिर आ जाते हैं, है कि नहीं। हम लोग वररुच सुने होंगे, हम लोग बेताल भट्ट की कहानियां सुने होंगे, बेताल भट्ट आ जाते हैं। और हम लोग शंकु सुने होंगे, शंकु कोशकार थे, नहीं सॉरी, अमर सिंह कोशकार थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे, मतलब भवन निर्माण संबंधी ये चीजें थी इनका, ठीक है। अमर सिंह कोशकार हो गए, धन्वंतरी आ गए, और एक छपड़क थे, छपड़क, एक छपड़क थे। आप लोगों ने सुना होगा छेपक शब्द। छेपक क्या होता है? छेपक जैसे किसी रचना में, किसी महाकाव्य में, किसी कहानी में जो बाद में कोई अंश जोड़ा जाता है उसको छेपक कहते हैं। तो छेपक से आप याद कर सकते हैं, छपड़क थोड़ा सा रिलेट हो रहा है कि नहीं। ये हो गए वाराह मिहिर हो गए, खगोल विज्ञान थे वाराह मिहिर, वररुच हो गए, छपड़क, ये सब ज्योतिष विज्ञान थे, ठीक है। तो 9 इस तरीके से, अगर नहीं पता है तो 9 नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 41वां है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, ठीक है, ये पता है। 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, सही है। इसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, तोलकाप्पियर ने की थी। बाद में मां है तो रा लगा दीजिए, तोलकाप्पियर ने की थी, ठीक है। संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। संगम काल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तृतीय क्या होती है, संगीतियां होती हैं। प्रथम जो संगीत के जो अध्यक्ष होते हैं वो अगस्त्य ऋषि होते हैं, ठीक है। और द्वितीय संगीत के जो अध्यक्ष होते हैं यही तोलकाप्पियर होते हैं। और तृतीय संगीत के जो अध्यक्ष होते हैं वो नक्कीरर होते हैं। कौन होते हैं? नक्कीरर होते हैं। एक जो प्रथम संगीत हुई थी संगम वंश की, उसमें लगभग ऐसा माना जाता है कोई किताब वस्तुतः नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन दूसरी में क्या होती है, ये दूसरी में तो ये जब तोलकाप्पियर इसकी अध्यक्षता करते हैं तो तोलकाप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ तो मिल ही जाता है, ठीक है। और तीसरे में जो नक्कीरर अध्यक्षता करते हैं, तीसरी संगीति में जो संगम की संगीति हुई थी, बौद्ध और जैन की संगीति नहीं, संगम वंश की जो संगीति हुई थी, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे उसमें मिल्क नक्कू, सिल्क नक्कू मिलता है, शिल्पाधिकारम मिलता है, शिल्पाधिकारम, इलांगो आदियाल, मणि मेखले मिलता है, उसके रचनाकार शीतले सत्तनार है। तो ये सारी चीजें संगम वंश से संबंधित हैं, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। मिल्क नक्कू और सिल्क नक्कू 18 ग्रंथों के संयोजन थे, जिसमें मिल्क नक्कू जो था वो 18 महान बड़े बड़े ग्रंथों का संयोजन था, और जो सिल्क नक्कू था वो 18 छोटे ग्रंथों का संयोजन था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। 43 संगम युग में शिल्पाधिकारम, अभी बताए थे शिल्पाधिकारम क्या है, तो महाकाव्य है, और शिल्पाधिकारम के कौन है, इलांगो आदियाल हैं, ठीक है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलांगो आदियाल। और अभी बताए थे मणि मेखलई, मणि मेखलई, मणि मेखलई भी एक महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है शीतलय सत्तनार है, ठीक है, शीतलय सत्तनार है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतनी चीजें अगर आपको पता होंगी तो संगम वंश से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा और आप कर ले जाएंगे, बाहर जाएगा भी तो भी आप जो है दिमाग लगा के कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका महाकाव्य हो जाएगा, ठीक। 44 है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इसे इस प्रकार इतिहास लिखा है कि जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो,
तो ये कथन स्मिथ का है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो प्राचीन लोग थे, जो प्राचीन समय में जो इतिहास लिखा गया है, इतिहास में बहुत सारी चीजों का नजरअंदाज किया गया है। इतिहास किसके बारे में लिखा गया है? इतिहास बड़े बड़े कुलीन लोगों के बारे में लिखा गया है, बड़े बड़े लोगों के बारे में लिखा गया, राजा महाराजा के बारे में लिखा गया, यहाँ तक कि महारानियों के बारे में नहीं लिखा गया इतिहास। महारानी रानी महिलाओं के दृष्टिकोण से भी इतिहास नहीं लिखा गया है। निम्न जाति के वर्गों के दृष्टिकोण से इतिहास नहीं लिखा गया, दक्षिण भारत के दृष्टिकोण से इतिहास नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने इतिहास में छोड़ दी हैं और हम लोग जो आज पढ़ते हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ते हैं और कुछ गिने चुने लोगों के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम अकबर के बारे में जानते हैं? लेकिन अकबर के समाज में जितने लोग नॉर्मल लोग थे, गांव के देहात के लोग थे, उनके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टिकोण से इतिहास लिखा ही नहीं गया है और ना ही उसी रूप में जितना हमको उत्तर भारत का इतिहास देखने को मिलता है उसका अभाव है दक्षिण भारत के इतिहास में हमको अभाव दिखता है उनका इतिहास, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने इतिहास को देखा है। तो अब नए प्रकार के विचार विमर्श आ रहे हैं कि महिलाओं के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाए, दलितों की दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाए, नए विमर्श आ रहे हैं। ये सब दक्षिण के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाए। ठीक है, 45वां आ जाता है, महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक ने शाहनामा नामक ग्रंथ लिखी थी। तो किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। और महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उसके साथ 4 विद्वान आए थे, यही चारों विद्वान आए थे हैं। और उतबी ने एक पुस्तक लिखी थी, हम लोग पिछली सेशंस में पढ़ चुके हैं, यामिनी, किताब उल यामिनी था। ठीक है, क्या था? किताब उल यामिनी था। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है। अलबरूनी का तहकीके हिंद था। ठीक है, फिरदौसी का शाहनामा था। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। पिछला सेशन नहीं देखो तो जरूर देखिएगा, पूरा विषय आपका रिवाइज हो जाएगा। बस आप टेस्ट सीरीज हमारी अगर सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपकी पूरा का पूरा जीएस आपका रिवाइज हो जाएगा। आज इतिहास भी लगभग रिवाइज हो ही जाएगा। ठीक है, 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सुल्तान की शक्ति के एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग दिया। सुल्तान, दिल्ली सल्तनत और पर्दा प्रथा को त्यागा रजिया बेगम। तो हो गया, है कि नहीं? रजिया बेगम। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार नियुक्त किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसने कुबा और कुलह नामक वस्त्रों को धारण किया। कुबा मतलब कोट और कुलह मतलब टोपी को धारण किया, सही बात है। और ये रजिया सुल्तान से संबंधित कौन सा सत्य है? तो दिए गए सभी इसमें सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 47 है, अमीर खुसरो ने, ये देखिए ये भी पढ़ चुके हैं पहले, अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतुह में से किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से विभूषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खजाइनुल ये जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें हैं, खजाइनुल फुतुह, मिफ्ताहुल फुतुह, किरानुस्सादैन, नूह सिपेहर, तुगलकनामा, आशिका, ये सब अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। और खजाइनुल फुतुह में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया है और पिछले टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं। नूह सिपेहर में इन्होंने भारत की जलवायु का वर्णन किया है और इसी में इन्होंने बताया, खजाइनुल फतह में इन्होंने बताया ये विश्व का सुल्तान है। और इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पहले भी टेस्ट सीरीज में पढ़ चुके हैं कि ये साम्राज्यवादी शासक था, क्योंकि इसने मालवा को जीता, रणथंभौर को, चित्तौड़ को, वारंगल को जीता, होयसल को जीता, द्वार समुद्र को, इन सब पर जगह पर इसने आक्रमण किए और जीते दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। और इनकी एक पुस्तक थी आशिका। आशिका में किसका वर्णन है? तो आशिका में आशिकी का वर्णन है। अब किसकी आशिकी का? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका पुत्र था खिज्र खान, इसका पुत्र था खिज्र खान। फर्जी नहीं बता रहे, पूछा जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं? तो इसका पुत्र खिज्र खान था और जब इसने आक्रमण किया था गुजरात पर तो वहां का राजा कर्ण सिंह था और उसकी पुत्री थी देवल रानी। तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है किसमें? आशिका। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। 48 है, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत याद हो जाएगा। अब पहले ही बता देते हैं, डीआरएस खूंखार। डीआरएस खूंखार का मतलब समझ रहे हैं? डीआरएस क्रिकेट देखते होंगे तो डीआरएस सिस्टम हो गया और खूंखार सिस्टम है डीआरएस का, थोड़ा सा है कि नहीं, ऐसे तैसे कर देता है, खूंखार सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें सबसे पहले डी से मतलब दोआब में कर वृद्धि आई। दोआब में कर वृद्धि कब आई? 1325 में आई। ठीक है, उसके बाद आर आ जाता है। आर से क्या आ जाता है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कब हो जाता है दोस्तों? 1326 में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एस आ जाता है, डीआरएस। एस से सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा कब आती है? 1329 में आ जाती है। अब खूंखार, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान दोस्तों लगभग 1330 में आ जाती है। ठीक है,
ये हो गया। और कराचिल अभियान कहाँ है, कराचिल, कराचिल अभियान आ जाता है 1332 में करीब, ठीक है, ये आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा मिला लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। डीआरएस खूंखार है, ठीक है, डीआरएस अगर आपको याद हो गया तो 2 चीज आप मिला लेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 5 1 2, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 49 था हक ए शर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। हक ए शर्ब क्या था, एक प्रकार का सिंचाई कर था दोस्तों, और इसको शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक आ गए, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। 24 प्रकार के करों को हटा करके 4 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ठीक है, ये हो गया। 5 प्रकार के इसने बड़ी बड़ी नहरें बनवाई थी, और एक दारुल शफा नामक अस्पताल का निर्माण करवाया था, और दीवाने बंदगान दास विभाग की स्थापना करी थी, और दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना करी थी, और दीवाने इश्तहाक बुजुर्गों के लिए पेंशन विभाग के लिए, पेंशन के लिए इस विभाग की इसने स्थापना करी थी दोस्तों। ये सारी चीजें हमको ध्यान देना है। 50 है, हुसैन शाह शर्की को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़ कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया, तो बहलोल लोदी ने इसको खदेड़ कर अपने पुत्र को वहां पर बिठाला था, ठीक है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी सही सुमेलित है। अब देखिए, खराज है, राज है, राज राज आ रहा है लास्ट में, तो राज से हो जाता है राजस्व विभाग, ठीक है। तो दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग था, ठीक है। दीवाने कोही फिरोज शाह तुगलक नहीं है, दीवाने कोही है मोहम्मद बिन तुगलक, तो कोही तो कृषि विभाग आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और दीवाने आरिज, आरिज कौन है, आरिज है मतलब सैन्य विभाग, तो ये बलबन का है संबंधित, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, 1 और 3 इसका सही सुमेलित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 52वां है, अब देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा, बहुत ढंग से करेंगे, नहीं तो ऐसे ही गलती हो जाएगी, गलत मार के चले आएंगे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बी नहीं सही है, ठीक। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था बख्तियार काकी के याद में, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ही इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कराया गया था 1199 ईस्वी में, ठीक है, ये ध्यान देना है। 53 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। लेखक और उनकी पुस्तक है, अबुल फजल ने लिखी है तारीख ए मसूदी लिखी है, पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अबुल फजल ने क्या लिखी है, तारीख ए मसूदी लिखी है, और याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है। इसामी ने फुतहुत उस सलातीन लिखी है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अली सूफी ने चचनामा लिखा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 53 का फिर ये पहले का दूसरा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किताबें हैं, नोट कर लीजिएगा अपने यहाँ, ठीक है। इसामी फुतहुत उस सलातीन, और अली सूफी चचनामा, याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है, और अबुल फजल ने तारीख मसूदी लिखी है, ठीक है। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशराफ और अजलाफ सल्तनत कालीन समाज में व्याप्त 2 वर्ग थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अशराफ दोस्तों उच्च वर्ग था, ठीक है, और अजलाफ दोस्तों निम्न वर्ग माना जाता था। उच्च वर्ग में आ जाते हैं कुलीन लोग आ जाते हैं, या शासक लोग आ जाते हैं, उलेमा अमीर आ जाते हैं, अमीर लोग आ जाते हैं, ठीक है। और निम्न वर्ग में कृषक आ जाते हैं, स्वर्णकार आ जाते हैं, लोहार आ जाते हैं, चर्मकार आ जाते हैं, जो समाज के निचले वर्ग के किसान, धोबी, ये सब लोग आ जाते थे निम्नकार, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जो है समाज में फैली इस व्यवस्था का विरोध किया था। गांधी जी कहते थे कि समाज में लोगों का जो स्टेटस होता है, लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है, वो सभी लोगों के कार्यों को बराबर बराबर महत्व दे करके की जानी चाहिए। अब हम मोची को कम महत्व देते हैं और डॉक्टर को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे मन में जो है मोची के प्रति अलग भाव आता है, डॉक्टर के प्रति, इंजीनियर के प्रति, वकील के प्रति, अधिकारियों के प्रति अलग भाव आता है। तो गांधी जी इसी के खिलाफ थे कि इन सभी व्यवसायों को एक समान महत्व दिया जाए, ठीक है। तो गांधी जी की ये बात थी। सेकंड स्टेटमेंट है, सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था, और ये दोनों ही पद वंशानुगत थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके 55 बताना है, सुमेलित करना है। राज्य और राजवंश है, बरार का इमाद शाही सही लिखा हुआ है, बीजापुर का आदिल शाही ये भी सही है, अहमद नगर ना से निजाम शाही ये भी सही है, और गोलकुंडा का से कुतुब शाही ये भी सही है, तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। एक और आता है बीदर,
एक आता है बीदर, बीदर बरीद, बरीद शाही हो जाएगा, ठीक है। बीदर का क्या हो जाएगा, बरीद शाही, ठीक है, ये हो जाएगा बीदर का बरीद शाही। बीदर और बरीद देखिए मिल रहे हैं, ठीक है, तो बीदर का क्या हो जाएगा, बरीद शाही हो जाता है, ठीक। 56 बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि, रूमी विधि लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंट इसका गड़बड़ है, इसको देख लीजिएगा, उस्मानी विधि लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसमें उस्मानी विधि का प्रयोग किया है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया है। दोस्तों उस्मानी विधि क्या होता है, इसमें जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसमें एक युद्ध नीति का और प्रयोग किया था, तुलगुमा युद्ध नीति। तुलगुमा युद्ध नीति क्या होती थी, पीछे से आक्रमण करने की होती थी, ठीक है। और उस्मानी विधि क्या होती, तोपों को सजाने की विधि होती थी, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। और खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी, खानवा के युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली, और खानवा के युद्ध से पहले इसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों युद्ध से आपको ये दो चीजें याद रखनी है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था। तो इसको एक ट्रिक बना लेते हैं, पानी पिए खाना खाए चल दिए घर को, है कि नहीं, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा का 27, और चंदेरी का युद्ध 1528, और घाघरा का युद्ध 1529 में है, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। 57 तक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने दिल्ली के नजदीक यमुना नदी के किनारे एक नए शहर का निर्माण कराया, देखते हैं कौन है। इसके साम्राज्य काल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत, जैसे आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी आ जाएंगे इसके आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा है, इसने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था, ठीक है, तो कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है। 58 धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो दोस्तों धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और शाही सेना के बीच में, ठीक है। और दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। 59 आ जाता है, कथन कारण वाला है, मुगल सम्राट की पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने खलीफा जैसी किसी भी बाहरी ताकत को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया। ये भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों हम लोग सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि इल्तुतमिश ने खलीफा से वस्त्र प्राप्त किया जिसे खिलअत कहा जाता है। तो ये लोग खलीफा से जो होता था मान्यता प्राप्त करते थे सम्राट होने की, राजा होने की, सर्वे सर्वा होने की, तो उनको वस्त्र देते थे, उनको मान्यता प्रदान करते थे। लेकिन मुगल शासन में ऐसा नहीं चला। मुगल शासकों ने कहा कि हम किसी से कोई वस्त्र वगैरह नहीं लेंगे, हम खुद में संप्रभु हैं, खुद में स्वतंत्र हैं। और खलीफा कुछ कर भी नहीं सकते थे कि मुगल इतने शक्तिशाली ही थे, है कि नहीं। तो ये चीजें इसकी देखनी है। 60 है, भीमबेटका गुफाएं निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग से लेकर ताम्र पाषाण युग तक की मानव विकास की एक निरंतरता को दर्शाती हैं। क्यों, ऐसा क्या है, ठीक है। तो बुद्ध, क्या ऐसा बुद्ध की सबसे बड़ी कांस्य मूर्ति के कारण, ऐसा नहीं है। एक चट्टान के विशाल मंदिर के कारण, ऐसा भी नहीं है। सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण ऐसा है। तो सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 61 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा बनाता है, तो आलमगीरपुर बनाता है, ठीक है, पूर्वी सीमा, ठीक। 62 हो गया, उत्तर प्रदेश में अवस्थित, अब जैसे ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ये ऊपर ही बता चुके हैं, जो कि यमुना की सहायक नदी है। 62 है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान मथुरा क्षेत्र से है, तो शूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है, ये हम याद कर सकते हैं। 63 है, बाकी उत्तर प्रदेश में 8 हड़प्पा कालीन, 8 जो है महाजनपद कालीन स्थल हैं। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, आप लोग ऊपर वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। 63 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त करते हैं, इलाहाबाद अधिवेशन मोतीलाल नेहरू करते हैं इसकी अध्यक्षता, यही इसका आंसर हो जाएगा। कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू करती हैं, और मेरठ अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेट ओरिएंटेड क्लास ले रहे थे तो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के कुल अधिवेशन हुए थे वो 9 अधिवेशन हुए थे। मेरठ का अधिवेशन 1946 में हुआ था, ठीक है। कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी थी। ये भारत की प्रथम महिला, मतलब प्रथम भारतीय महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, ठीक है, ये हो गया।
अब जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1899 और 1916 और 1936 में हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1888, 1892 और 1910 में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान देना है, 3 हो गए, ये 3 3 6 हो गए, ये 7 8 और एक आ जाता है बनारस का अधिवेशन 1905 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, ठीक है। तो ये 9 अधिवेशन है, आपको याद रखना, चूंकि आरओ और ये सब जो है यूपी ओरिएंटेड एग्जाम है तो उसमें पूछा जाता है, ठीक। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एका आंदोलन 1921 में शामिल नहीं था? तो शामिल बरेली नहीं था दोस्तों। ये जो आंदोलन हुआ था, ये देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, इसमें इसका मुख्य कारण क्या था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, ठीक है, बेगारी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 65 है, 1801 ईस्वी में अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो सआदत अली खान ने स्वीकार की थी। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो वेलेजली की सहायक संधि थी उसको सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने स्वीकार करी, ठीक है। इसने की थी हैदराबाद ने। उसके बाद 1799 में हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर भी सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। उसके बाद 1800 आता है शताब्दी वर्ष, 1800 गैप होता है, आराम करते हैं सब लोग, ठीक है। 1800 शताब्दी वर्ष होता है, फिर आता है 1801। 1801 में आ जाते हैं अवध, इसको अवध स्वीकार कर लेता है। फिर आ जाता है दोस्तों 1802। हम लोग पिछले सेशंस में जब पढ़े हैं, पिछले में हमने एक्सप्लेन किया है 1802 में क्या होता है। 1803 से 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले जो होता है ये 1802 में बसीन की संधि होती है। तो 1802 में ये हो जाता है, पेशवा लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं क्या? सहायक संधि। फिर आ जाता है 1803 में, 1803 में आ जाता है बरार और भोसले स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर 1804 में सिंधिया लोग जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। अगर नहीं पता है तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कुछ। 66 है, उत्तर प्रदेश में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन होता है? तो लखनऊ 1916 में होता है पुनर्मिलन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, ठीक। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर में वास्तुकला की शर्की शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है? तो अटाला मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है, लाल दरवाजा मस्जिद भी, उपर्युक्त सभी है। तो अटाला मस्जिद हम लोग देखते हैं, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? इब्राहिम शाह। नोट कर लीजिएगा ये सब चीजें, ठीक है, इब्राहिम शाह ने कराया था। और जामा मस्जिद का देखते हैं हुसैन शाह ने कराया था। जामा मस्जिद का किसने कराया था? हुसैन शाह ने। और लाल दरवाजा मंदिर का कराया था मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह शर्की ने कराया था। और एक मस्जिद और आती है जिसको कहते हैं झंझरी मस्जिद, ठीक है, झंझरी मस्जिद का निर्माण भी इब्राहिम शाह ने कराया था, ठीक है। ये बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, इब्राहिम शाह ने कराया था, ठीक। ये सब चीजें हमको ध्यान देना है। 68 है, मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस वकील ने पैरवी नहीं की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने पैरवी नहीं की थी। मोतीलाल नेहरू एज ए राजनीतिज्ञ उसमें शामिल हुए थे, एज ए पॉलिटिशियन उसमें शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, काटजू ने करी थी, और छागला ने भी करी थी, ठीक है। 69 था, भारत छोड़ो आंदोलन में किसके अंतर्गत बलिया में स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ? तो पता होगा, चित्तू पांडे ने किया था, ठीक। 70 है, नवीनतम पुरातात्विक खुदाई के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश पे निम्नलिखित किस स्थल से मिलता है? तो सबसे पुराना लहुरा देव से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हम लोगों का, ये है कोल्डिहवा, मान लेते हैं ये कोल्डिहवा है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम गांव है जहां पर धान की खेती मिलती है। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलते हैं। ये है यूपी का प्रतापगढ़ जिला जहां पर महदाहा है, और यहां से एकल शवाधान, युगल शवाधान और सामूहिक शवाधान के हमको साक्ष्य मिलते हैं। और पुरुष और महिला की जो शव है एक साथ मिलते हैं, और सर जो है पश्चिम दिशा में है, वेस्ट दिशा में है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और आ जाता है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से हमको 14 शवाधान मिलते हैं और 8 गर्त चूल्हे मिलते हैं, ठीक है। और अंडाकार आवास मिलता है जिसमें एक कभी कब्र में 4 मानव कंकाल मिलते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 71 देखते हैं, इसमें इसके स्थान, इसमें स्टार में किस न्यूनतम मान को स्टार से बदला जाना चाहिए कि ताकि 9 से विभाज्य हो? 9 से विभाज्यता की जांच होती है, सभी अंकों को जोड़ लो, 9 से डिवाइड कर दो, हो जाए।
हो जाता है, ठीक है। तो 2 2 4 3 7 4 11 3 14 1 15 बचा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 18 8 1 9, तो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 है, यदि एक निर्माता को 10% थोक व्यापारी और 15% और खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है, तो एक टेबल के उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 है। खुदरा मूल्य उसका 1265 है, उसको 100 बटे 110 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बटे 115 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे 125 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 800 आ जाएगा, ठीक है। 73 है, 2 4 8 16 1024 में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें कुल पदों की संख्या 10 हो जाती है। 2 4 8 16 32 64 128 256 524 और 1024, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 74 हल करना है। 1002 को अगर हम 20.04 से भाग देंगे तो ये हट गया, 2 जीरो आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 इसमें से माइनस करेंगे तो 16 16 और 14 घटाएंगे तो 2984 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 75 देखते हैं। 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। 24 है, विषम संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी संख्या, तो विषम संख्या ये, तो इसके बाद 24 25 आ जाएगा, फिर इसके बाद 27 आ जाएगा, फिर इसके पहले 23 आएगा, इसके पहले 21 आएगा, तो इसमें सबसे बड़ी 27 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो इसका औसत 24 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 27 हो जाएगी, ठीक है। 77 है, यदि बिंदु P से सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, बिंदु P से सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वहां से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चला, मतलब 30 इधर चल लिया, मतलब 30 इधर चल लिया और फिर 10 इधर चला, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु Q पर पहुंचता है, तो P से बिंदु की दूरी, यहां से यहां की दूरी 10 है, 10 मीटर है, और इधर है पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 78 है, एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT कहा जाता है, मतलब M का N S का T, तो इसको B का C और Y का Z A कहा जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 79 है, रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। रीना की उम्र वर्तमान में कितनी है? तो मान लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं। रीना की उम्र, मान लीजिए रीना की उम्र वर्तमान में 6 है, तो रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी थी, तो रीना की यहाँ पर सुनीता की 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पहले इनकी 0 थी, इनकी 3, तो 3 गुना कहाँ ये है। अब 12 मान लेते हैं, इनकी 12 थी तो इनकी 6, तो 3 वर्ष पहले इनकी 9 होगी, इनकी 3, तो 3 गुना हो गई, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 है, 6 इसका अंतर 5 है, फिर इसका अंतर 10, इसका 15, इसका 20, फिर 25 इसमें जोड़ेंगे, 26 25 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81वां देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इसमें इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में है। तो राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है, यही सोम प्रकाश है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट है, और बाल गंगाधर तिलक का केसरी है। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठी 2 पुस्तकें लिखते हैं, जिसमें मराठी भाषा में नहीं होती है, मराठी अंग्रेजी भाषा में होती है, और केसरी मराठी भाषा में होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं बताना है। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ये सही सुमेलित है। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल आया था 1882 में, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में रोलेट एक्ट नहीं आया था, रोलेट एक्ट 1919 में आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त आया था, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 83 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्या करता है ना, काल क्रमानुसार बताना है, ठीक है। तो हंटर कमीशन दोस्तों 1882 में आया था, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो होती है 1867 में होती है, ठीक, ये हो गया। और डूरंड रेखा का निर्धारण दोस्तों 1891 में होता है, और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा दोस्तों 1932 में होती है दोस्तों। 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 1887 है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
तो पहला सबसे पहले हो गया, फिर दूसरा, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर हो गया जो है डूरंड रेखा का निर्धारण 1891 में हुआ, 1891 1893 में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। फिर सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हो जाता है, ठीक, ये ध्यान देना है, ठीक है। 84 में निम्नलिखित में से प्रताप पत्रिका का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से करते हैं, ठीक। 85 है निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। 86 है निम्नलिखित में से पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी, पहले भी बता चुके हैं, पूना राणा, पूना के हैं रानाडे, ठीक है, तो कौन किया था, रानाडे। और इसी के संबंध में पा से पूना, पा से राणा तो होता नहीं, लेकिन एक आता है पा से परमहंस मंडली और पा से प्रार्थना समाज, और इसकी स्थापना कौन करते हैं, पा से पांडुरंग करते हैं, कौन, आत्माराम पांडुरंग करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस पढ़ते पढ़ते समय अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाती है चीजें, ठीक। 87 तक निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था, तो 1918 में किया था, ठीक है। 88 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रस्तावित संघीय राज्य व्यवस्था के तहत द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था, तो 150 सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक। 89 तक निम्नलिखित में से हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ये 1893 में लिबरल पार्टी से चुने गए थे, और इसके पहले चुनाव भी लड़ा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, वो हार गए थे चुनाव, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 90 का पौनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है, तो पौनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है, ठीक है। 91 है कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है, कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन सर सैयद अहमद खान का है दोस्तों, ठीक है। 92 आ जाता है निम्नलिखित में से भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1838 में की थी, किसने, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1838 में हुई थी, तो किसने की थी, इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव और द्वारका नाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये वही राधाकांत देव हैं जो 1830 में धर्म सभा की स्थापना करते हैं, किसके विरोध में, राजा राम मोहन राय के विरोध में, जो राजा राम मोहन राय ने 1828-29 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके विरोध में, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो प्राचीन सभ्यता में जो बुराइयां थी, प्राचीन हमारी संस्कृत में जो बुराइयां थी, सती प्रथा, ये सब वगैरह वगैरह, बाल विवाह, ये सब, इन सब का विरोध किया था, तो राधाकांत देव ने इनके विरोध स्वरूप धर्म सभा की स्थापना की थी। और एक चीज और पढ़ चुके हैं हम लोग कि देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो देवों में देव महादेव, मतलब शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 93 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीर सावरकर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर की ये जो पुस्तक लिखी है तो 1909 में नीदरलैंड से ये प्रकाशित हुई थी मराठी भाषा में। फिर इसको भगत सिंह ने प्रकाशित कराया था, किसमें, उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित करवाया था, ठीक है। और फिर इसको सुभाष चंद्र बोस ने प्रकाशित कराया था तमिल भाषा में, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 94 है ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग शिक्षा से संबंधित थी, तो सार्जेंट आयोग शिक्षा से संबंधित थी 1944 में, और हाल्टोंग समिति 1929 में शिक्षा से संबंधित थी, तो ये 1 और 4 इसका संबंधित हो जाएगा। और मैकडोनाल्ड कमीशन कर्जन के शासनकाल में अकाल आयोग के रूप में आया था, और फ्रेजर कमीशन पुलिस आयोग थी, ये भी कर्जन के ही समय में था, ठीक है। 95 है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था, सत्याग्रह नहीं था, हरिजन और नवजीवन था, तो 1, 2, 4, 5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन था ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था, और ये जो हरिजन था ये गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में था, और ये जो नवजीवन था ये गुजराती और हिंदी भाषा में था, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 96 है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत के प्रसिद्ध वायसराय को पहचानिए। इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया, इल्बर्ट बिल भैया 1882 में लॉर्ड रिपन इसके आंसर हो जाएंगे, है कि नहीं। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया 1882, ठीक है। इन्होंने शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर कमीशन का गठन किया 1882, तो सभी जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। 97 तक कौन इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे जो 28 अप्रैल 1916 को अस्तित्व में आया था, तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। दोस्तों हम लोग इंडियन होम रूल लीग देखते हैं, एक इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ था, 1 सितंबर 1916 में स्थापित हुआ था। अप्रैल वाले बाल गंगाधर तिलक होते हैं और सितंबर वाले एनी
बेसेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग ये सब सॉल्व कर चुके हैं। 98 प्रार्थना समाज, पा से प्रार्थना, पा से परमहंस मंडली और पा से पांडुरंग। देखिए आ गया, सही हो गया ये। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में की थी और इसी में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित था 1875 में। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ठीक। 99 में महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। गलत बात है, पहली बार इनको साबरमती जेल में गिरफ्तार किया गया था 1922 में, जब चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, है कि नहीं, असहयोग आंदोलन के दौरान। ये गलत हो गया। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, ये भी गलत बात है। दक्षिण अफ्रीका में भी गिरफ्तार हुए थे। तो कौन सा सही है? तो कौनो नहीं सही है इसमें। ठीक है, कोई भी नहीं सही है। 100वां हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, उसके बाद 101 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर थाने में मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी, सही है। सन 1821 में मुंसिफ को 150 रुपए तक मामलों की सुनवाई करने की अनुमति थी, ये भी सही है। 1818 में मजिस्ट्रेटों को 2 साल तक के श्रम के साथ कारावास की सजा देने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे। और हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल देखते हैं, 1813 से 1823 के बीच में होता है। और इसी में दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में, आंग्ल नेपाल युद्ध। और इसी में होती है संगौली की संधि, है कि नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। और इन्होंने करता है, ये पिंडारियों का दमन भी करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों के दमन में वासिल मोहम्मद, करीम खान और चित्तू सिंह का दमन करते हैं और मराठों की शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं 1800 और 1822 में, पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था टिनेंसी एक्ट, मतलब काश्तकारी अधिनियम। तो काश्तकारी अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में आया था दोस्तों। इस तरीके से रिवीजन पूरा होता है और आप लोगों को नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। 102 है, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एडम्स के शासनकाल में जो 1823 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था उसको इन्होंने समाप्त किया था। एडम्स के शासनकाल में लाइसेंसिंग एक्ट आया था, इन्होंने प्रेस को उस एक्ट को समाप्त कर दिया था, इसीलिए मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। 103वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटी? तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल आता है 1856 से 62 के बीच में। ठीक है, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, सही बात है। नील विद्रोह 1859 में हुआ था, ये भी सही है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये भी सही है। और उत्तर पश्चिम में भयंकर अकाल पड़ा था 1861 में, आगरा, बिहार, पंजाब में, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? चारों सही हो जाएंगे। ठीक। 104 है, निम्नलिखित वायसराय को उनकी नियुक्ति के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड लैंसडाउन दोस्तों 1889 से 94 तक होते हैं। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन। और एल्गिन द्वितीय दोस्तों होते हैं 94 से 99 तक। ठीक है, लॉर्ड रिपन हम लोगों को पता है 1880 से 1884 तक होते हैं। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1884 से 1888 तक दोस्तों। तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं लॉर्ड रिपन आते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन, फिर आ जाते हैं 18 लॉर्ड लैंसडाउन और फिर लॉर्ड एल्गिन आते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में दोस्तों डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 1893, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। ठीक है, और उसके बाद 1891 में दोस्तों क्या आता है? 1891 में प्रथम द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आता है लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। ठीक है, ये ध्यान देना लॉर्ड लैंसडाउन के संबंध में। डाउन के शासनकाल में डूरंड रेखा का निर्धारण होता है। ठीक है, और एल्गिन द्वितीय का कथन एक आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने बोला था कि भारतीयों को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इन्हें नियंत्रण में रखा जाएगा। ठीक। 105वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित हुई? तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल दोस्तों 1921 से 1926 के बीच में आ जाता है। तो इनके बारे में देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना ये भी है दोस्तों, ये स्थापित होती है 1921 में दोस्तों। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र हम लोग पढ़ते हैं 1925 में, ये भी इन्हीं के शासनकाल में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। और चितरंजन दास की भी मृत्यु 1925 में होती है। तो इसका 1, 2, 3, 4 चारों इसका सही हो जाएगा। और इनके काल में एक चीज और हम देखते हैं, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है कि नहीं, गांधी जी गिरफ्तार किए जाते हैं। और देखते हैं 1922 में इलाहाबाद में
लोक सेवा आयोग की परीक्षा शुरू की जाती है, ठीक है। और 1923 में हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन होता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और फिर 1925 में एक चीज और देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कार्यकाल, इनके कार्यकाल से संबंधित घटनाएं थी, ठीक है। 106 आ जाता है, जब कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने धरसना नामक डिपो पर छापा मारा तो महात्मा गांधी किस जेल में बंद थे? तो यरवदा जेल में बंद थे। ये दोस्तों घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो धरसना में जो डिपो में छापा मारा था उसमें सरोजिनी नायडू थी और इमाम साहब भी थे, इमाम साहब थे और मणिलाल थे, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक, मणिलाल थे, ठीक है। और साबरमती जेल में ये गए थे 1922 में, 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन 2 वर्ष 1924 में भाग आए थे और 1900 मतलब भाग के आए थे, छोड़ दिया गया था। और 1924 में इन्होंने बेलगांव में इन्होंने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करते हैं, ठीक है। और आगा खान पैलेस में ये 1942 में बंद होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों, ठीक है। और इसी में गांधी जी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके सचिव महादेव देसाई जेल में बंद होते हैं और उसी जेल में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। 107 है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? तो पंजाब आगे आया था, ठीक है। 108 है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टी ने भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम ने भाग लिया था। 109वां है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में की थी, ठीक है। इन्होंने की थी और आनंद मोहन बोस ने की थी, आनंद मोहन बोस ने की थी। और 1885 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। 110वां है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन है? तो ये भगत सिंह का कथन है। भगत सिंह ने जब लाहौर षड्यंत्र के खिलाफ इनके ऊपर केस चलाया गया था, मतलब जब इन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था, तो उस संबंध में इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। 111वां है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चुने जाने वाले सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक है। ये हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। और दूसरे कौन थे? दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा भी पूछा जाता है, तीसरा ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है, तीनों थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 112 है, अरबिंदो को निम्नलिखित में से किन आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। काकोरी केस में किसको किसको गिरफ्तार किया गया था? राजेंद्र लाहिड़ी को, ठीक है, रोशन सिंह को, अशफाकुल्ला खान को और रामप्रसाद बिस्मिल को, ठीक। और काकोरी केस में ये हो गया, लाहौर केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, ठीक है। 113वां हो गया, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के दौरान शुरू हुआ था, ठीक है, इसी के विरोध स्वरूप हुआ। 114 है, निम्नलिखित में से किसने 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? तो पंडिता रामाबाई ने की थी, ठीक। 115 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से था। और जो प्लेग बीमारी फैली थी 1897 में, चापेकर बंधुओं ने रैंड और एयर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, ये था। और मिल मालिकों से संबंधित हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मिल एसोसिएशन, गांधी जी का आंदोलन था। जमीन का ताजा आकलन हम लोग देखते हैं 1852 में इनाम कमीशन का गठन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। 116 हो गया, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लाल डलहौजी को नहीं दिया जाता? बर्मा का विलय 1852 में किया जाता है। मैसूर का विलय 1799 में होता है, इसका नहीं दिया जाता है, इसमें वेलजली होता है, ठीक है। सतारा का विलय दोस्तों किया जाता है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब व्यक्तिगत हड़प सिद्धांत के तहत इन सब का हड़प कर लिया जाता है। और पंजाब का विलय भी 1849 में जब द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध होता है उसके दौरान कर लिया जाता है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक। 117 है, भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? कावास जी नाना भाई के द्वारा की गई थी, ठीक है, कावास जी नाना भाई के द्वारा 1854 में की गई थी, ठीक। और द बॉम्बे स्पिनिंग मिल थी, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल फैक्ट्री का नाम था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक, स्पिनिंग मिल, ठीक है, ये हो गया। 118 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था?
तो ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया था। ठीक, 119 से निम्नलिखित में से कामागाटामारू क्या था? तो कामागाटामारू एक जहाज था दोस्तों। ये घटना है 1914 की और इसका नेतृत्व किया था गुरुदत्त सिंह ने। ठीक है, गुरुदत्त सिंह ने किया था। ये क्या था कि जापानी जहाज था, जापान से जहाज जाना था कनाडा के वैंकूवर, कनाडा में जाना था, तो वैंकूवर बंदरगाह पर इसको रोक लिया गया था, इसको उतरने नहीं दिया गया था। फिर वहां से 2 महीने तक ये वहां पर पड़ा रहा, लोगों को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिली, ना ही इनको तट पर उतरने दिया गया। फिर वहां से ये बंदरगाह वापस आता है कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर दोस्तों, जहां पर जो है पुलिस के साथ हिंसक झड़प होती है, यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखना 1914 में गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 120 से निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली आते हैं और शौकत अली आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, शौकत अली आते हैं। ठीक, ये मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु और मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों दो व्यक्ति हैं, 2 पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। 121 से दिसंबर 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, 122 है कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद विश्व चैंपियनशिप बनी, सही स्टेटमेंट है। गोल्डन बॉल का रिकॉर्ड लियोनल मेसी था, ये भी सही है। और फीफा वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो ये भी सही है। तो सभी कथन इसके सत्य हैं। ठीक है, 123 है, बताना है चर्चित व्यक्ति और नियुक्त कहाँ हुई है? लियो वराडकर आयरलैंड के पीएम नियुक्त हुए हैं, सही बात है। मेटे फ्रेडरिकसन डेनमार्क के पीएम है, सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है, सही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम है, ये हैं, तो सभी इसमें सही हो जाएंगे। ठीक, 124 है हॉर्नबिल महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022-23 का 23वां संस्करण उद्घाटित किया, सही है। हॉर्नबिल महोत्सव पश्चिमी घाट के जनजातियों द्वारा अपनी संस्कृति और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। हॉर्नबिल जो महोत्सव होता है वो नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड के जनजातियों के द्वारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 125वां है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो दिव्या टीएस ने गोल्ड मेडल जीता था, दिव्या तनवार नहीं। ठीक है, दिव्या टीएस। 126 है दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुए 11 वर्ष का कारावास सहित $50 लाख का जुर्माना भी दिया गया? तो मालदीव के पीएम है। ठीक है, 127वां दिसंबर 2022 में किस देश के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा ने भी समलैंगिक विवाह को संरक्षण देने वाले विधेयक को आखिरकार अंतिम मंजूरी दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे पिछले टेस्ट में कि रूस ने समलैंगिकता के विवाह से संबंधित प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और ट्रांसजेंडरों से संबंधित प्रतिबंध लगाया था। और उसके पहले टेस्ट सीरीज में पढ़ चुके थे, तो जो बाल्टिक देश है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ने भी इसके संबंध में कानून बनाया था दोस्तों। ठीक, 128 भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दिसंबर 2022 में अमेरिकी केंद्र बैंक फेडरल बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसके हैं सुष्मिता शुक्ला हैं दोस्तों। ठीक, 129 है हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? तो ये जापान की है, बैडमिंटन से संबंधित है। 130 है देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का दिसंबर 2022 में निधन हो गया था। वर्ष 1979 में इनकी अध्यक्षता में गठित अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण है, और इन्होंने पोषण आधारित गरीबी का निर्धारण किया था। और इन्होंने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया 2400-2100, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। 131 है ब्लैक पर्ल किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो वो ब्राजील से संबंधित थे। ठीक है, 132 है कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला आईएनएस अर्नाला क्या है? तो देश की पहली एंटी सबमरीन कार्वेट है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ए ऑप्शन। 133 है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने लिखी है। ठीक है, 133 हो गया। 134 का आंसर हो जाएगा 134 है 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है?
तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 135 है काजिंद, कजाकिस्तान और इंडिया है, ठीक, कजाकिस्तान और इंडिया है, ठीक है। 136 है मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन 5 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 137 है निम्नलिखित में से कौन पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों जीआई का सूची में शामिल किया गया है? तो असम का गमोचा है, तेलंगाना का तंदूर भी है, लद्दाख का खुबानी भी है और महाराष्ट्र का प्याज भी है। दोस्तों ये चारों हैं, ठीक है। और भौगोलिक संकेतक दोस्तों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, किसी विशिष्ट स्थान पर उपजने वाले किसी विशिष्ट वस्तुओं का ये संरक्षण के लिए दिया जाता है, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, ठीक है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात हब बनाने के लिए, आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका चारों सही हो जाएगा। 138 है संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कहां पर अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका नई दिल्ली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 139 है भारत की अपनी तरह की पहली पहल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को नीलगिरी ताहर परियोजना की घोषणा की? तो तमिलनाडु हो जाएगा। नीलगिरी वहां का राजकीय पशु भी है, ठीक। 140 है उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 जो दिसंबर 2022 में पारित हुआ है, इसके तहत राज्य की किन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया? तो गोंड को, धुरिया को, नायक को, सभी को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने 140 क्वेश्चन फुल डिटेलिंग के साथ, हिस्ट्री को विद मैपिंग के साथ, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, बिना किसी फर्जी की बात किए हुए न्यूनतम समय में पूरा हिस्ट्री हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट मतलब हिस्ट्री का ये सॉल्व कर लिया है दोस्तों। किसी भी तरीके का कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए, उस पर जरूर काम किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।